दम है। स्वागत बहुत बहुत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज सबसे पहले बात होगी जोधपुर के अनीता चौधरी हत्याकांड की उलझती जा रही गुत्थी की। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार करने के साथ ही कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, लेकिन सवाल अभी कई हैं जिनको जवाब का इंतजार है। इसके बाद बात बेटे और बहू के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से परेशान एक मां की खौफनाक साजिश की भी होगी, जिसने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अपनों का मर्डर करा दिया। और आखिर में बात त्योहारी सीजन जोर पकड़ते चुनाव प्रचार और दावों के दंगल की भी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन भले ही पुलिस की गिरफ्त से दूर हो, लेकिन पुलिस आश्वस्त कर रही है कि कानून से आग मिचौली खेलने वाला गुलामुद्दीन अब जल्द ही कानून की गिरफ्त में होगा। लेकिन इस बीच जोधपुर पुलिस ने हत्याकांड को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी भले ही पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन तफ्तीश में जुटी पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने आरोपी की पत्नी आबिदा से पूछताछ की है। पुलिस के मुताबिक आबिदा को पूरी साजिश का पता था। पूछताछ में उसने बताया कि अनीता को शरबत में दवाई पिलाई थी। बेहोश होने के बाद मुंह बोले भाई ने बहन की हत्या कर दी। अनीता की बॉडी को चॉपर से काटा गया। शव के 6 टुकड़े कर बोरे में भरकर 10 फीट नीचे दफना दिया। 28 अक्टूबर को आबिदा लौटी तो पति गुलामुद्दीन शव पर मिट्टी डालते नजर आया था। पत्नी के पूछने पर गुलामुद्दीन ने अनीता की हत्या की जानकारी दी थी। गुलामुद्दीन ने वारदात को अंजाम देने के पहले ही जेसीबी से गड्ढा करा लिया था। इस वक्त हम गंगाना के उस क्षेत्र में खड़े हैं जहां पर पूरी इस जघन्य अपराध को जो है अंजाम दिया गया था। मेरे ठीक बगल में आप देख सकते हैं गुलामुद्दीन का मकान है, जहां पर अनीता चौधरी खुद टैक्सी में बैठकर यहां पर पहुंची थी। अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर जस्ट घर के आगे एक गड्ढा बनाया गया है। सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले ही इस गड्ढे को खुदा दिया गया था और जब अनीता चौधरी यहां पहुंची तो घर के अंदर उसकी हत्या की गई। उसके शरीर के 6 टुकड़े किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गला अलग किया गया, दोनों हाथ अलग किए गए, दोनों पैर अलग किए गए। फिर एक प्लास्टिक के कट्टे में उसकी बॉडी को भर के इस 10 फीट गहरे गड्ढे में डालकर ऊपर मिट्टी डालकर उसे दफना दिया गया था। हालांकि शव बरामद हो चुका है। आरोपी के घर के कुछ लोगों को पुलिस ने दस्तयाब किया है, लेकिन गुलामुद्दीन अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस को तलाश है। जिसके बाद गुलाम ने आबिदा को पीहर भेज दिया। वापस आई तो बताया कि अनीता को घर के पीछे गाड़ दिया है। डीएसपी राजश्री वर्मा के मुताबिक आबिदा पूरी साजिश में शामिल थी। सब जो जांच में सामने आ रहा है कि एक शरबत में दवा मिलाकर पिलाया था, और जैसा मैंने बताया कि उद्देश्य था कि भाई इसके पास पैसे है या फिर जो भी सोने चांदी के जेवर है वो बेसिकली लूट कर अपना कर्जा ये चुकाना चाहते थे। बट उस पूरी प्रक्रिया में इस महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद फिर ये जो आरोपी है वो इस तरीके का कार्य करता है। डीएसपी राजश्री वर्मा के मुताबिक पुलिस 1.5 दर्जन लोगों को डिटेन कर पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि वो मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को जल्द ही पकड़ लेगी। गौरतलब है कि अनीता के परिजनों ने 27 अक्टूबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सरदारपुर थाने में दर्ज कराई थी, जिसे तलाश करते हुए पुलिस 29 अक्टूबर को गंगाना स्थित गुलामुद्दीन के घर पहुंची थी, जहां उसका शव टुकड़ों में बरामद हुआ था। पुलिस के मुताबिक गुलामुद्दीन को जुए की लत थी, जिसके चलते उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। गुलामुद्दीन और इसकी बीवी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस प्रकरण को अंजाम दिया है। अभी तक जो बात सामने आई है, डीएसपी ने बताया कि कई लोग गुलामुद्दीन से रुपए मांगते थे। उसने अपनी पत्नी को बताया था कि अनीता के पास सोना चांदी और नकदी है, वह उसे प्राप्त कर अपना कर्ज उतारना चाहता है, इसलिए ही उसने अनीता को बुलाया था। उसके बुलावे पर ही
अनीता बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से गुलामुद्दीन के यहाँ गई थी। ये महिला जो है ये मेन को अक्यूज्ड बनती है, प्लानिंग में भी और फिर एविडेंस को छिपाने में भी, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में भी इसके विरुद्ध धारा लगेगी। इसको हम जल्दी अभी गिरफ्तारी इसके दिखाएंगे, साक्ष्य इकट्ठा हो गए इसके विरुद्ध। इसके अलावा जो मेन आरोपी है उसके लिए भी हमारी टीम पिछले 1 दिन से लगी हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं कि वो किस दिशा में गया है, किस तरफ भागा है, और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसे भी हम गिरफ्तार करके इस पूरे प्रकरण को हम खोलेंगे। बहरहाल पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन जब तक गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि गुलामुद्दीन को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। हालांकि केस की जांच से जुड़े अधिकारियों ने सीधे तौर पर इससे इनकार किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पुलिस के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गए हैं और उसे राउंड अप कर लिया गया है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल हत्या की वजह पता नहीं चल पाई है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने अनीता से ब्याज पर रुपए उधार ले रखे थे, वह ब्याज चुका नहीं पा रहा था। महिला को रुपए देने के लिए आरोपी ने घर बुलाया था, फिर उसकी हत्या कर दी थी। आशंकाएं अपनी जगह, लेकिन सच यही है कि गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ही इस केस से जुड़े कई राज सामने आ पाएंगे। पुलिस लगातार इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है। वहीं परिजन जो है इस मामले में धरना देकर तेजा मंदिर में बैठे हैं। जो अनीता के पति है उसका ये कहना है कि अनीता की हत्या सिर्फ लूट के इरादे से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कहानी कुछ और है। कहानी क्या है, ये पूरा राज जो है, पूरा मुख्य आरोपी जब गिरफ्तार हो जाएगा उसके बाद जो है पूरी कहानी सामने आएगी। सबसे बड़ी बात, जो अनीता चौधरी है और मुख्य आरोपी है, दोनों के मोबाइल जो है अभी तक जो पुलिस जब्त नहीं कर पाई है, क्योंकि मोबाइल के अंदर पूरी कहानी, कहीं ना कहीं मोबाइल के अंदर जब पूरी कहानी बाहर आएगी, जब मोबाइल दस्तयाब होगा तब पूरी कहानी बाहर आएगी। आखिर वो क्या फोटो है, क्या वीडियो है, क्या मामला था, क्या वास्तव में ये एक ब्लैकमेल कांड था या एक लूट के इरादे से की गई हत्या, ये सारी कहानी जो है मुख्य आरोपी की गिरफ्तार होने के बाद और मोबाइल बरामद होने के बाद सामने आएगी। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। जब पूरा देश दीपोत्सव की तैयारी में जुटा हुआ था, तब करौली में उत्तर प्रदेश के दंपति की, पति पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस तरह से कैला देवी से लौट रहे पति पत्नी की गोली मारकर जान ली गई, उससे सूबे के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि बेटे बहू की हत्या मां ने कराई थी। जी हां, बेटे की हत्या मां ने कराई, मां ने ही अपनी बहू को मारा। आखिर वजह क्या थी, आप देखेंगे, जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मां ने ममता को किया शर्मसार, भाई से कराया बेटे बहू को ढेर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से थी परेशान, खूनी करतूत, खौफनाक अंजाम। कार में खून से लथपथ पति पत्नी के शव और सड़क पर पड़े कारतूस ने करौली पुलिस को सीधी चुनौती दी थी। पकड़ सको तो पकड़ लो, पुलिस ने भी खुले मन से चुनौती कबूल की। तहकीकात शुरू की। तफ्तीश में पति पत्नी की शिनाख्त आगरा के सांथा गांव के विकास और दीक्षा के रूप में हुई। विकास को 2 तो दीक्षा को 1 गोली मारी गई थी। हत्या के बाद राजस्थान पुलिस ने मोबाइल से दोनों की शिनाख्त की। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि विकास और दीक्षा के साथ चमन खान नाम का एक युवक भी था, जो हत्या के बाद से फरार था। जब ये पता चला कि ये गाड़ी खुद चलाना जानता ही नहीं था विकास, ये गाड़ी इसके मामा से लेके आया था सीखने के लिए। इस बात को लेके भी उस एंगल पे भी काम कर रहे थे कि जब ये गाड़ी चलाना ही नहीं जानता था,
तो निश्चित रूप से और आदमी साथ थे। राजस्थान पुलिस ने चमन की तलाश शुरू की। कैला देवी मंदिर के सीसीटीवी चेक किए तो चमन और विकास साथ में दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने मंदिर से लेकर घटना स्थल तक के करीब 300 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल डाले। एक नहीं बल्कि कई जगहों पर विकास और दीक्षा के साथ एक और युवक नजर आया, जिसकी पहचान चमन खान निवासी इटकी गांव थाना कोलारी के रूप में हुई। उसके बाद पुलिस ने 4 टीमें गठित कर करौली, धौलपुर और आगरा सहित कई स्थानों पर दबिश दी और चमन खान को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने विकास के मामा रामबरन का नाम लिया। सीसीटीवी फुटेज में जैसे ही देखा कि भाई वहाँ से हर सीसीटीवी मंदिर के इसके बाहर के और अन्य सीसीटीवी फुटेज जब देखे तो इन दोनों के साथ एक आदमी और नज़र आ रहा था, जिसका तुरंत ही जब उसकी पहचान कराई गई तो वो उसका नाम चमन खान था, जो इसके मामा रामबरन का ड्राइवर था, जो इनके साथ ही था। इसी को करते हुए तुरंत ही कि भाई ये जब था तो ये कहाँ गया, उसका हम तलाश शुरू कर दी और इसके लिए तुरंत टीम उसके वहाँ भेज दी थी, जिसमें पता करा कि भाई ये कहाँ हो सकता है। इसका लोकेशन वगैरह ली सारा, तो ये धौलपुर में इटकी जो गांव है उसमें था, जो इसके मामा का गांव था, इसके मामा के यहीं ठहरा हुआ था। पुलिस ने विकास के मामा रामबरन को उठाया, उससे और चमन से अलग अलग पूछताछ की। दोनों ने अलग अलग बयान दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों से एक साथ बैठाकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने जुर्म कबूल लिया। दोनों ने बताया कि विकास की मां ललिता ने हत्या की साजिश रची है। इसके बाद पुलिस ने विकास की मां को गिरफ्तार कर लिया। सर उसने बहुत आसानी से इसलिए किया था क्योंकि उसको ये था कि पुलिस को मेरे ऊपर शक नहीं है, ड्राइवर के ऊपर शक है। और माँ और घर वालों ने भी ये बताया था कि दोनों ही साथ गए थे, ड्राइवर साथ नहीं था, जबकि ड्राइवर शुरू से इनके साथ चल रहा था। जब से इसके मामा के यहाँ से 5 दिन पहले गाड़ी लेके आए थे तब से ड्राइवर साथ था। और ये हमें ये भी बताया गया तभी कि भाई ये ड्राइवर साथ नहीं है। इसके मामा ने भी इसलिए आसानी से उसको बता दिया हमें कि भाई ये कि मामा को शक नहीं हो कि भाई ये मर्डर में मैं भी शामिल हूँ। तो फिर कैसे खुलासा हुआ? जब हम उसके डिटेन करके लाए, उससे पूछताछ शुरू की, तब उसने तुरंत ही इसको गल दिया कि मैंने रामबरन जो मेरा मालिक है इसके कहने पर ये मर्डर किया है। पुलिस के मुताबिक विकास की मां ललिता ने बताया कि उसके बेटे के किसी युवती से अफेयर चल रहे थे और बहू के भी अवैध संबंध थे। उसने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा भी था, बेटे और बहू को समझाया भी, लेकिन दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इसलिए लोक लाज बचाने के लिए उसे अपनी ममता का गला घोंटना पड़ा। जबकि समाज में जो ये प्रवृत्ति है इसका समाधान नहीं, क्योंकि ये मर्डर जो किया गया वो इसी था कि सामाजिक तौर पे, क्योंकि लड़के का भी अलग संबंध था और लड़की का भी किसी और से संबंध था, दोनों के संबंध अलग अलग थे और इस बारे में घर वालों को पता था। सामाजिक तौर पे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, समाज में उनका मान मर्यादा बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा। जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर वो आपस में बैठ के बात करते, दोनों परिवार रिश्तेदार वगैरह उनको समझाते बात करते, तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता था। एक पुरानी कहावत है कि पूत भले ही कपूत हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन करौली में हुए डबल मर्डर केस ने इस पंक्ति को शायद गलत साबित कर दिया है, क्योंकि वहां पर पति पत्नी मंदिर दर्शन के लिए गए थे, जहां पर मां के इशारे पर मामा ने दोनों की हत्या कर दी। मंगलवार को रामबरन ने अपने भरोसेमंद चमन खान को कार लेकर विकास के पास भेजा और उन्हें मंदिर दर्शन करने के लिए चलने को कहा। विकास और दीक्षा फौरन राजी हो गए। मंदिर से लौटते समय चमन ने सुनसान सड़क देखकर गाड़ी रोकी। रामबरन भी वहां पहुंच गया। इसके बाद उसने विकास और दीक्षा को गोली मार दी। जिस सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ललिता ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी की हत्या कराई, उस हत्या के कारण ही उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी तरह मिट्टी में मिल गई और आज हत्या के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।
धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते सियासी हलचल तेज है। नित नई घोषणाएं हो रही हैं। बेनीवाल के बाद अब बीएपी ने कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस बीच चुनाव प्रचार भी खासा जोर पकड़ चुका है। चुनाव के अनदेखे रंग देखने को मिल रहे हैं। सियासत में हर एक मौका अवसर है, तभी त्योहारी सीजन में भी मतदाताओं को साधने की कवायद जारी है। वैसे 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के प्रचार में जुटे नेताओं को उम्मीद है कि 4 नवंबर के बाद सभाओं में भीड़ भी जुटेगी और माहौल में भी गर्माहट आएगी। लेकिन सच यही है कि पार्टी के रणनीतिकारों के लिए चुनाव प्रचार हमेशा से प्रायोरिटी लिस्ट में रही है। 1 नवंबर को दीपोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़े नपे तुले अंदाज में कांग्रेस की नीयत पर प्रहार किया। पहले आधा मोर्चा तो हमने वैसे ही जीत लिया कि हमने उम्मीदवार जन अपेक्षा के अनुरूप खड़े किए हैं, और दूसरा हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी किसी के उम्मीदवार के प्रति नहीं है। और कांग्रेस में तो बगावत है, कई जगह कांग्रेस के विद्रोही खड़े हैं, तो पहला तो हमने मोर्चा मार ही लिया और बाकी हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में लगे हैं। दरअसल प्रदेश में 7 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के नामांकन वापसी के बाद अब 69 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। दौसा और खींवसर विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 12-12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि सबसे कम प्रत्याशी सलूम्बर में हैं। वहां सिर्फ 6 प्रत्याशी हैं, लेकिन 4 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दौसा, देवली उनियारा, खींवसर और 84 सीट पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन सीटों पर विधायकों के सांसद बनने पर उपचुनाव हो रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं थी, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में सभी 7 सीटें जीतेगी। हमने व्यवस्था कर रखी है। वैसे हमने पहले आधा मोर्चा तो हमने वैसे ही जीत लिया कि हमने उम्मीदवार जन अपेक्षा के अनुरूप खड़े किए हैं, और दूसरा हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी किसी के उम्मीदवार के प्रति नहीं है। और कांग्रेस में तो बगावत है, कई जगह कांग्रेस के विद्रोही खड़े हैं। चुनावी समर में जीत की हुंकार भी रणनीति का हिस्सा होती है, इसीलिए मदन राठौर खम ठोक कर पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी ने बागियों को मनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गांव, गरीब, शोषित, वंचित सबको साथ लेके और सभी समाजों को साथ लेके चल के इस चुनाव में दोनों विधानसभा सीट में विजय प्राप्त करेगी। हमारी जो प्रॉब्लम है वो सरकार भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, बगावत भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम या हमारी यूएसपी हमारा ब्लड है। लेकिन बीजेपी के लिए जीत की राह उतनी भी आसान नहीं है। पसीना बहाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जीत हासिल करने में जुटे कांग्रेसियों ने दीपोत्सव के दौरान भी जमकर चुनाव प्रचार किया। दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा के साथ सांसद मुरारीलाल मीणा ने शहर का दौरा किया। हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पूरे बाजार में जनसंपर्क भी हो रहा है, दिवाली की राम भी हो रही है। देखने में लग रहा है कि सब में जबरदस्त उत्साह है, सब में दीपावली की खुशी है और प्लस प्रत्याशी की खुशी है कि प्रत्याशी सर्वमान प्रत्याशी जिसको सारे लोग जानते हैं, जिसका पूरा 2-3 पीढ़ी गुजरी है, हर आदमी संपर्क में। मैं समझता हूँ देखने में ऐसा लग रहा है और बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। दिवाली की रामाशामा के साथ विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों का जनसंपर्क पूरे जोर शोर से जारी है। ऐसी एक तस्वीर झुंझुनू से आई है। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने जमकर शहर में जनसंपर्क किया। कांग्रेस और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस चुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं, इस बात का पता धरातल पर भी चलता है। ग्रामीण क्षेत्र तक चुनाव प्रचार में रंग गए हैं। दौसा में प्रत्याशियों के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठे ग्रामीण महिलाएं गीत गाकर प्रत्याशियों का स्वागत करती नजर आई। उपचुनाव के प्रचार के दौरान अलग अलग तरीके के चुनावी रंग देखने को मिल रही हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं एक तरीके से उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। महिलाएं गीत गाती हुई नजर आ रही है। हम ये यहाँ पर एक देलाड़ी गांव है, यहाँ पर ये महिलाएं काफी गीत गा रही हैं। किस प्रकार का गीत गा रही हैं हम इनसे बात कर लेते हैं। कैसे गीत गा रही हो, क्या कौन से गीत गाते हो, गा के बताओ एक बार। लाडू
उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी दोनों जोर शोर से अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर है। कम से कम 4 सीटों दौसा, खींवसर, देवली उनियारा और चौरासी पर तो कांटे की टक्कर मानी जा रही है। उपचुनाव की सबसे हॉट सीट दौसा मानी जा रही है। यहां से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि पार्टी ने किरोड़ी की नाराजगी दूर करने के लिए उनके भाई पर दांव खेला है। बेशक ये सीट किरोड़ी लाल का गढ़ मानी जाती है, लेकिन एक सच ये भी है कि दौसा सचिन पायलट की भी कर्म भूमि रही है। सचिन पायलट के पिता दौसा से 5 बार सांसद रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के इस समर में अगर देखा जाए तो खींवसर सीट के ऊपर आरएलपी के प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर है। खींवसर सीट पर उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया है, जबकि यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को अगर देखा जाए तो उन्होंने रतन चौधरी को मौका दिया है। वहीं पर भाजपा ने यहां पर रेवतराम डांगा के ऊपर चुनावी बाजी खेली है। वहीं पर देवली उनियारा को अगर देखा जाए तो वहां पर जो हालात हैं, कांग्रेस ने केसी मीणा पर भरोसा जताया, जबकि भाजपा ने पूर्व में विधायक रहे राजेंद्र गुर्जर को एक बार फिर से मौका दिया है। देवली उनियारा में सचिन पायलट का प्रभाव माना जाता है। वैसे इस बार कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने नरेश मीणा को अपना समर्थन देकर कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस पार्टी के 7 उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। देवली उनियारा समेत अन्य जो क्षेत्र हैं, सब जगह स्थानीय उम्मीदवार हैं जो लंबे समय से समाज सेवा और समाज के उत्थान के कार्य में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो 10 वर्ष का शासन है, इसकी विफलताओं के आधार पर और कांग्रेस सरकार ने जो जनउपयोगी जनहितकारी कार्य किए थे, लगातार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाया, उसके आधार पर प्रदेश की जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। आदिवासी बाहुल्य 84 सीट पर बीजेपी ने अनिल कटारा, कांग्रेस ने महेश रोत और बीजेपी ने कारीलाल नीनामा प्रत्याशी घोषित किए हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के राजकुमार रोत ने बड़े अंतर से चुनाव जीता था। भजनलाल सरकार के लिए राजस्थान विधानसभा उपचुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है। हालांकि इस चुनाव को अगर देखा जाए तो इसमें हार जीत से प्रदेश की सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही जरूरत से ज्यादा जो विधायक हैं मौजूद हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो 7 में से अगर 5 सीट भाजपा हार जाती है तो इससे विरोधी खेमा सक्रिय हो जाएगा। दावों का दंगल जारी है। 13 नवंबर को मतदान है। उसके 10 दिन बाद यानी 23 नवंबर को आने वाले परिणाम से ही पता चलेगा जनता ने किसके दावों पर एतबार किया, किसे अपना आशीर्वाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर में दम है में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।